नमस्कार, मैं राहुल सिंह एडवोकेट। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी मेंटेनेंस की। सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस थी, डायरेक्शन थी कि जो मेंटेनेंस के केसेस हैं पूरे इंडिया में लोअर कोर्ट्स को कैसे उन केसेस को डिस्पोज ऑफ करना है, या मेंटेनेंस जब वो किसी को ऑर्डर करते हैं तो मेंटेनेंस के ऑर्डर करने या ना करने के क्या गाइडलाइंस हैं और क्या डायरेक्शंस हैं। आज हम बात करेंगे कि मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा है या कि जो हस्बैंड है क्या वो मेंटेनेंस को देने से मना कर सकता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों की राय भी देखी है, कई वीडियोस भी देखी हैं कि जो तरीके हैं बताए गए हैं कि हस्बैंड जो है मेंटेनेंस देने से कैसे मना कर सकता है। इसमें देखिए कोई मैजिकल वर्ड नहीं है या कोई फुल प्रूफ वो नहीं है। कानून के अंदर कुछ प्रावधान है, अगर वो आप प्रूव कर पाते हैं तो ही आप वाइफ को मेंटेनेंस देने से मना कर पाएंगे। कई लोगों को मैंने देखा कि वो राय ले लेते हैं, ये ग्राउंड ले लेते हैं कि मैं तो अपनी ज़ीरो इनकम दिखा देंगे और बता देंगे कि जनाब हम तो कुछ करते नहीं, हमारी कोई इनकम नहीं है, तो मैं वाइफ को मेंटेन करने के लिए काबिल नहीं हूँ। ऐसा कहीं नहीं है। बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि इवन इफ़ हस्बैंड जो है उसकी ज़ीरो इनकम है या वो ये कहता है कोर्ट में आके कि मेरे पास ज़ीरो इनकम है और मैं मेंटेन नहीं कर सकता, उस केस में भी कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं मेंटेनेंस देने के लिए, क्योंकि ये हस्बैंड है उसकी ड्यूटी है कि वो अपने वाइफ को मेंटेन करे। अच्छा, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसके बेसिस पे आप मेंटेनेंस को मना कर सकते हैं। सेक्शन 125 CRPC के अंदर दो रीजंस दिए हुए हैं, दो ऐसे एक्सप्लेनेशन है जिसके बेसिस पे ही सिर्फ आप मेंटेनेंस को मना कर पाएंगे। पहला कि अगर आप ये प्रूव कर पाएँ कि जो वाइफ है वो एडल्ट्री में रह रही है या फिर वो विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न, कोई वैलिड रीज़न के या ग्राउंड के हस्बैंड से अलग रह रही हैं। लेकिन उसमें भी आपको ही प्रूव करना पड़ेगा। मतलब जो हस्बैंड है जो इस ग्राउंड को लेता है कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कह देने से कि ज़ीरो इनकम है या लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। जैसा कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने गाइडलाइंस को पूरा समझाया था। उस गाइडलाइंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारी चीज़ों को कोर्ट जो है जब मेंटेनेंस का केस डिसाइड करेगी तो सारी चीज़ों को वो कंसिडर करेगी। उसमें ये भी कंसिडर करेगी कि जब वाइफ अगर जॉब कर रही है तो वो कितना अर्न कर रही है, उसका स्टेटस क्या है, क्या सफिशेंटली अपने आप को रख पा रही है, अपने जो अगर बच्चे उसकी कस्टडी में क्या उनका ध्यान रख पा रही है, क्या जो उसकी इनकम है वो सफिशेंट है उन सब के लिए। तो ये सब चीज़ों को, और उसमें हस्बैंड को ही प्रूव करना पड़ेगा, ओनर्स हस्बैंड पे ही रहेगा कि वो कमा रही है और वो अपने आप को सफिशेंटली मेंटेन कर सकती है। तो उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस है, आप जाके वो वीडियो भी देखिए। अब आते हैं इस पर क्या, अब जैसे ही मैंने कहा कि ऐसा कोई मैजिकल वो नहीं है कि आप सीधे जाएंगे और आप बोलेंगे कि मेरे पे बहुत सारी लायबिलिटी दिखा देंगे। आपको सब प्रूव करना पड़ेगा। दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को, अब जो नई गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अपना एफिडेविट इनकम का और जो एक्सपेंसेस का वो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। उसका भी एफिडेविट का भी लिंक मैंने उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसमें भी मैं दे दूँगा, आप इस यहाँ से भी ले सकते हैं। तो और इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये भी जोर दिया है कि जो गाइडलाइंस हैं कि जो भी ऐसा कोई मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कोर्ट में आएगी तो हस्बैंड वाइफ को सबसे पहले कोर्ट को ये कहना है कि उनके बीच में मीडिएशन कराना है। कोशिश ये करनी है कि आपसी जो उनका डिस्प्यूट है वो आपस में सुलझ जाए, जो भी मतभेद है वो आपस में सलाह मशवरा करके म्यूचुअली वहीं सेटल हो जाए। और मेरी मानिए तो सबसे बढ़िया तरीका भी यही है। आप इससे पहले कि आप केस को लंबे लंबे सालों तक खींचते रहें, वो भी परेशान रहे, आप भी परेशान रहो। बहुत सारे केसेस एप्लीकेशंस डलती हैं, आप एक केस के लिए मना करेंगे, वो दूसरे केस में भी मेंटेनेंस मांग सकती हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर मांग सकती हैं। और अब तो हाई कोर्ट ने भी कहा है, वो बहुत सारी जजमेंट्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइंस में भी कहा है कि ऐसा कोई लाइबिलिटी, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि वाइफ जो है कि एक के अंदर अगर केस फाइल किया तो दूसरे के अंदर केस फाइल नहीं कर सकती। हालांकि दोनों केसों का अगर मेंटेनेंस बांध दिया जाता है तो उसको एडजस्ट किया जाएगा या सेट ऑफ किया जाएगा, लेकिन आप रोक नहीं सकते किसी को डालने से केस। इसलिए मेरी भी यही राय है, जैसे गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने भी बनाई है कि म्यूचुअली अगर आप सेटल करें तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आप इतना लंबे समय तक केसेस फाइल मतलब लड़ते रहेंगे नहीं तो, और आपको गलत सलत कोई राय देगा कि आप जाइए और आप एक कोई भी एफिडेविट में डाल दीजिए कि मेरी इनकम नहीं है, मेरा ये नहीं है, तो मैं मेंटेन नहीं कर पाऊँगा। जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया कि सिर्फ दो रीज़न ही हैं मेन, जिसकी वजह से अगर आप मेंटेनेंस वाइफ को नहीं देना चाहते तो अगर आप वो साबित कर पाएंगे कोर्ट में तो ही आप मेंटेनेंस देने से मना कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। और इसमें एक और जो ग्राउंड है कि अगर विदाउट एनी कोई वैलिड रीज़न के वाइफ हस्बैंड को छोड़ के अलग रहने लगती है तो उसमें ओनर्स हस्बैंड के ऊपर है। जैसे मैंने बताया कि आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कि वो अपनी मर्ज़ी से गई हैं, विलफुली गई हैं विदाउट एनी रीज़न,
क्योंकि ऐसे केस में कई बार मैंने देखा है कि वो जब अपने मायके चली जाती हैं, अलग रह रही होती हैं, कई बार म्यूचुअली करके चले जाते हैं। अगर आप म्यूचुअली वो करके गई हैं तब भी आप मेंटेनेंस देने के लिए मना नहीं कर पाएंगे। अगर वो हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर केस फाइल करेंगी, उसके अंदर प्रोविज़न है कि जब तक कि वो अलग रिलीजन में कन्वर्ट ना हो जाए या उनका जो कैरेक्टर है अनचेस्ट ना हो जाए, तब तक आप अगर वो सेपरेट भी रह रही हैं तो भी आप मेंटेनेंस देंगे और वो सेपरेट रेजिडेंस भी क्लेम कर सकती हैं। अगर आप म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हम अलग अलग रहेंगे, सेपरेशन मतलब डिवोर्स नहीं हुआ है, क्योंकि अगर डिवोर्स हुआ है तो फिर तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वो क्लेम करेंगी। हालांकि हस्बैंड्स के लिए भी है, अगर हस्बैंड चाहें तो वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। वो डिवोर्स के टाइम में एचएमए के अंदर यानी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न है सेक्शन 24 का, उसमें आइदर ऑफ द स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ, जब डिवोर्स के लिए आप क्लेम फाइल करते हैं तब आप ये प्ली ले सकते हैं कि मेरे पास इतना सफिशिएंट मींस नहीं है कि मैं मेंटेन कर सकूँ, वाइफ ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। जब आप डिवोर्स लेते हैं तो आप एलिमनी उसमें क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इन सब चीज़ों के मेरी अपनी पर्सनल राय यही है कि पार्टीज़ को आपस में म्यूचुअली ऐसे केसेस में म्यूचुअली ही सेटलमेंट कर लेना चाहिए, लंबा नहीं खींचना चाहिए और इससे दोनों पार्टीज़ का ही फ़ायदा होगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।